अक्सर लोग वसीयत में ज़मीन और मकान ढूंढते हैं, लेकिन उस रात जब तिजोरी खुली तो उसमें ना तो सोना निकला, ना कागजात, बल्कि एक ऐसी सच्चाई निकली जिसने तीनों भाइयों की रूह कांप दी। चंदनपुर गांव के उस पुराने पुश्तैनी मकान के आंगन में आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज ढल रहा था, लेकिन घर के अंदर का माहौल किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसा था। बाबूजी को गुजरे हुए आज 13 दिन पूरे हो चुके थे। छोटा बेटा अवि अपनी बूढ़ी माँ शारदा देवी के पास जमीन पर बैठा उनके पैरों में सरसों के तेल की मालिश कर रहा था। माँ, थोड़ा दूध पी लो, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने, अवि ने बड़ाई आवाज में कहा। शारदा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें दीवार पर टंगी बाबूजी की तस्वीर पर टिकी थी, जिस पर अभी भी ताजा हार चढ़ा हुआ था। अवि ने शहर की चकाचौंध को कभी नहीं चुना। उसने गांव में रहकर एक छोटी सी किराने की दुकान संभाली, ताकि बुढ़ापे में माँ बाप को अकेले का सहारा ना हो। उसके लिए सेवा ही सबसे बड़ी दौलत थी। तभी बाहर दो गाड़ियां आकर रुकी। धूल के गुबार के बीच से बड़े भाई आदर्श और मझले भाई निखिल उतरे। आदर्श शहर का एक नामी बिल्डर बन चुका था, जिसकी आंखों में हमेशा मुनाफे का हिसाब रहता था। निखिल एक बैंक मैनेजर था, जो हर रिश्ते को ब्याज और किश्तों की नज़र से देखता था। उनके साथ उनकी पत्नियां नीलम और श्वेता भी थी, जिन्होंने घर में कदम रखते ही अपने रेशमी दुपट्टों से नाक ढक ली। उफ, जहाँ की दीवारों से अभी भी पुरानी सीलन और दवाइयों की बदबू आती है। नीलम ने हिकारत से घर को देखते हुए कहा। आदर्श सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ बाबूजी की अलमारी रखी थी। उसने अवि की तरफ देखा तक नहीं और सीधे माँ से मुखातिब हुआ। माँ, अब जो होना था वो हो गया। हम जहाँ शोक मनाने नहीं, बल्कि भविष्य की बात करने आए हैं। हमें पता चला कि इस गांव की जमीन की कीमतें अब करोड़ों में हैं। बाबूजी ने वसीयत कहाँ रखी है? अवि का हाथ माँ के पैरों पर ठिठक गया। भैया, आज ही के दिन आप ये सब बातें कर रहे हैं। माँ अभी सदमे में है। सदमे से पेट नहीं भरता अवि, निखिल ने कड़क कड़क कर कहा। हमें पता है कि बाबूजी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस काली तिजोरी में बंद कर रखी है। वसीयत सामने लाओ। हमारे हमें हमारा कानूनी हिस्सा चाहिए। शारदा देवी ने धीरे से अपना पैर खींच लिया और कांपती आवाज में बोली, बेटा, तुम्हारे बाबूजी जानते थे कि तुम एक दिन यही सवाल पूछोगे। उन्होंने एक वसीयत छोड़ी है, लेकिन उसे पाने के लिए एक शर्त है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आदर्श और निखिल एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। माँ ने अलमारी से एक पुराना लकड़ी का संदूक निकाला और उसकी चाबी अवि को दे दी। जैसे ही संदूक खुला, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर कोई कागज या गहने नहीं थे, बल्कि पीतल के 3 पुराने लोटे रखे थे। उनके बीच एक पीला पड़ चुका पत्र था। पत्र पर बाबूजी की लिखावट थी। मेरे तीनों बेटों, वसीयत उसी को मिलेगी जो अपनी माँ के दिल की चाबी हासिल करेगा। अगले दिन अगले 3 महीनों तक माँ बारी बारी से तुम तीनों के पास रहेगी। जो बेटा माँ को सबसे ज़्यादा खुश रहेगा, माँ उसे अपना लौटा दे देगी। जब ये तीनों लौटे एक साथ मिलेंगे, तभी इस घर के गुप्त तहखाने का रास्ता खुलेगा, जहाँ असली खजाना है। आदर्श और निखिल की आंखों में लालच की चमक आ गई। उनके लिए माँ अब एक इंसान नहीं, बल्कि उस तिजोरी की चाबी बन चुकी थी। बाबूजी की शर्त के अनुसार पहले महीने को बड़े बेटे आदर्श के साथ शहर जाना था। आदर्श का शहर में एक बहुत बड़ा बंगला था, जहाँ हर तरफ संगमरमर की चमक और नौकरों की फौज थी। माँ जब अपनी छोटी सी पोटली लेकर उस बड़ी सी गाड़ी में बैठी तो उनकी आंखें गांव की उस कच्ची मिट्टी को ढूंढ रही थी, जहाँ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। बंगले पर पहुंचते ही आदर्श की पत्नी नीलम ने माँ का स्वागत तो किया, लेकिन उस स्वागत में ममता नहीं, औपचारिकता थी। उसने माँ को घर के कोने में स्थित एक छोटे से कमरे में ले जाकर कहा, माँ जी, ये आपका कमरा है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, घर में कीमती कालीन और विदेशी सोफे हैं, तो आप अपने कमरे से बाहर कम ही निकलिएगा। और जब हमारे हाई प्रोफाइल दोस्त घर आए तो आप रसोई की तरफ मत आना। माँ चुपचाप सुनती रही। उन्हें खाना तो चांदी की थाली में दिया जाता, लेकिन वे खाना अक्सर ठंडा होता था।
क्योंकि उसे एक नौकर परोसता था। आदर्श सारा दिन अपने बिजनेस में व्यस्त रहता और शाम को घर आता तो सीधे अपने कमरे में चला जाता। उसके पास अपनी माँ के पास बैठकर ये पूछने का भी समय नहीं था कि माँ, आज आपने खाना खाया या नहीं। नीलम अक्सर माँ पर नज़र रखती थी कि कहीं वह लोटा किसी और को ना दे दे। वह माँ को मंदिर ले जाने के बजाय किट्टी पार्टियों में ले जाती और वहाँ उन्हें एक शो पीस की तरह पेश करती। माँ को उन ऊंची आवाज़ों और बनावटी हंसी के बीच अपनी गांव की शांति याद आती थी। उन्हें वह दिन याद आता जब अभी उनके साथ बैठकर घंटों बातें करता था। एक रात माँ की तबीयत खराब हो गई। उन्हें पुरानी खांसी उठी। आदर्श ने कमरे में झांक कर देखा और अपनी पत्नी से बोला, नीलम, माँ की खांसी से मेरी नींद खराब हो रही है। इन्हें कल सुबह ही डॉक्टर को दिखाना होगा, वरना मेरा कल का बड़ा प्रोजेक्ट बिगड़ जाएगा। माँ ने कंबल के अंदर अपना मुंह छुपा लिया ताकि उनकी सिसकियों की आवाज़ बाहर ना जाए। महीने की आखिरी तारीख आई। आदर्श मुस्कुराता हुआ माँ के कमरे में पहुंचा। माँ, मेरा महीना पूरा हुआ, अब वह लोटा मुझे दे दो। माँ ने अलमारी से वे पीतल का लोटा निकाला और कांपते हाथों से आदर्श को थमा दिया। आदर्श की आंखों में जीत का गर्व था, जबकि माँ की आंखों में एक गहरे अकेलेपन की हार। अगले दिन मंझले बेटे निखिल की गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। अगला महीना निखिल का था। निखिल ने अपनी गाड़ी में माँ को बिठाया और अपने साथ शहर के उस अपार्टमेंट में ले गया जहाँ वह रहता था। निखिल स्वभाव से बेहद कंजूस था। उसके मन में एक ही हिसाब चल रहा था। आदर्श ने माँ को शाही ठाठ में रखा, लेकिन मैं माँ को घरेलू माहौल का एहसास दिलाकर उनका दिल जीत लूँगा और अपना पैसा भी बचा लूँगा। निखिल के घर पहुँचते ही उसकी पत्नी श्वेता ने माँ के हाथ से उनकी पुरानी पोटली ले ली। उन्हें बड़े प्यार से कहा, माँ जी, जहाँ नौकरों का क्या भरोसा, मैं चाहती हूँ कि आप घर का खाना खाएं और थोड़ा बहुत हाथ बटाएं, तो आपका मन भी लगा रहेगा और शरीर भी चुस्त रहेगा। लेकिन हाथ बटाने का असली मतलब माँ को जल्द ही समझ आ गया। अगले ही दिन से श्वेता ने घर की काम वालियों को हटा दिया। वे माँ से कहती, माँ जी, आज मेरी पीठ में बहुत दर्द है, क्या आप थोड़े बर्तन धो देंगी? जा माँ जी, बच्चों को स्कूल भेजना है, आप जरा सब्जी काट देंगी। देखते ही देखते 10 साल की शारदा 70 साल की शारदा देवी उस घर की अनकही नौकरानी बन गई। निखिल और श्वेता अक्सर उनके सामने अपनी आर्थिक तंगी का रोना रोते। निखिल कहता, माँ, बैंक की नौकरी में अब पहले जैसा दम नहीं रहा। बच्चों की फीस भरनी मुश्किल हो रही है। अगर बाबूजी वाली वसीयत मिल जाए तो हमारी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। माँ चुपचाप सुनती रहती। उनके घुटनों में दर्द था, बुखार भी आता, लेकिन निखिल उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय कहता, गांव के लोग तो देसी काढ़े से ही ठीक हो जाते हैं। बेकार में शहर की कड़वी दवाइयों की क्या ज़रूरत। एक दिन माँ ने रसोई में काम करते हुए एक गिलास तोड़ दिया। शिवलेता चला पड़ी, माँ जी, आपको पता है ये कितना महंगा सेट था। अगर काम नहीं होता तो शांति से बैठिए, घर का नुकसान मत कीजिए। माँ का दिल टूट गया। उन्हें याद आया कि गांव में जब अभी से कोई चीज़ टूटती थी, वह हमेशा माँ को गले लगा लेता था। जैसे जैसे महीना ख़त्म होने को आया, निखिल की बेचैनी बढ़ती गई। महीने की आखिरी रात उसने माँ के पास जाकर उनके पैर दबाने का नाटक किया। माँ, मैंने और श्वेता ने आपकी कितनी सेवा की है, ये तो आपने देखा ही है। वह दूसरा लोटा अब मुझे दे दीजिए। माँ ने बिना कुछ कहे संदूक से दूसरा पीतल का लोटा निकाला और निखिल की हथेली पर रख दिया। निखिल की आंखों में करोड़ों की दौलत नाचने लगी। उसे माँ के दर्द से कोई मतलब नहीं था, उसे बस उस चाबी से मतलब था। अगले ही दिन उसने अभी को फ़ोन किया। अभी, अपना कोटा पूरा हुआ, माँ को आकर ले जाओ, मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है और मेरे पास अब समय नहीं। जैसे ही अभी की पुरानी टैक्सी गाँव की धूल भरी सड़क पर रुकी, अभी भागकर गाड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा कि माँ की हालत 2 महीने में ही बहुत खराब हो चुकी थी। उनके चेहरे की चमक गायब थी, आंखें अंदर धंस गई थी और वह कमज़ोर लग रही थी। अभी ने बिना कुछ कहे माँ को सहारा देते देकर गाड़ी से उतारा और सीधे गोदी में उठाकर घर के अंदर ले गया। माँ, आप इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? अभी की आंखों में आंसू थे। उसने माँ को उनकी उस पुरानी खाट पर लटाया जहाँ उन्हें सुकून मिलता था। जानकी
अवी की पत्नी रसोई से गर्म पानी और काढ़ा लेकर दौड़ती हुई आई। उसने माँ के गंदे कपड़े बदले और उनके पैरों में शाले को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, क्या शहर में कोई डॉक्टर नहीं था? आपकी जी हालत किसने की? माँ ने बस जानकी का हाथ थाम लिया और धीरे से बोली, बेटा शहर में डॉक्टर तो बहुत थे, पर दवा देने वाला कोई अपना नहीं था। अगले 15 दिनों तक अवी और जानकी ने दिन रात एक कर दिया। अवी ने अपनी दुकान बंद रखी ताकि वह माँ के पास बैठ सके। वह उन्हें अपने हाथों से दलिया खिलाता, उनके बालों में तेल लगाता और रात भर जागकर उनके सराहने बैठता ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। जानकी माँ के लिए नीम के पानी से सेक करती और उन्हें पुरानी कहानियाँ सुनाती। गाँव के इस घर में ना तो चांदी की थाली थी और ना ही मखमली सोफे, लेकिन जहाँ वह अपनापन था जो शहर के बंगलों में गायब था। माँ का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। उनके चेहरे पर फिर से वही मुस्कान लौटने लगी जो बाबूजी के जाने के बाद कहीं खो गई थी। एक शाम माँ ने अभी को अपने पास बुलाया। अभी बेटा, अब आखिरी महीना भी खत्म होने को है। क्या तूने मुझसे वह तीसरा लौटा नहीं मांगा? अभी ने मुस्कुराकर माँ का हाथ चूम लिया। माँ, मुझे वो लौटा नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप चाहिए। भैया और मंझले भैया को वह खजाना मुबारक हो। मेरा खजाना तो आपकी इस मुस्कुराहट में है। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा यही रहो, ये घर कभी ना बिके। माँ की आंखों में तृप्ति के आंसू थे। उन्हें समझ आ गया कि उनके तीनों बेटों में से किसने उसकी आत्मा को समझा है। उन्होंने चुपचाप तकिए के नीचे से वह तीसरा पीतल का लोटा निकाला और अभी के हाथ में जबरदस्ती थमा दिया। रख ले बेटा, ये तेरे बाबूजी की अमानत है। अगली सुबह गांव के उस पुराने घर के बाहर फिर से दो महंगी गाड़ियां आकर रुकी। आदर्श और निखिल अपने हाथों में अपने अपने लोटे लिए युद्ध जीतने के अंदाज में अंदर दाखिल हुए। लालच अब अपनी चरम सीमा पर था। वो के तो वह केवल रिश्ता छोड़ जाता है। आदर्श और निखिल को लगा कि उन्होंने खजाने का नक्शा हासिल कर लिया, पर उन्हें क्या पता था असली खजाना उनके हाथ से बहुत पहले ही फिसल चुका था। आदर्श और निखिल अपने अपने लोटों को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे कोई युद्ध जीत लिया हो। उनके चेहरे पर माँ के ठीक होने की खुशी नहीं, बल्कि उस खजाने को पाने की तड़प थी। अभी लौटे कहाँ हैं? माँ ने तीसरा लौटा दिया या नहीं? आदर्श ने चिल्लाकर पूछा। अभी ने शांत भाव से मेज पर तीसरा लौटा रख दिया। जैसे ही तीनों पित्तल के लोटे एक साथ रखे, आदर्श ने उन्हें पलट कर देखा। हर लोटे के नीचे एक धातु का छोटा सा टुकड़ा जुड़ा था, जिसे आपस में जोड़ने पर एक अनोखी चाबी बन गई। जे रही चाबी। अब बताओ खजाना कहाँ है? निखिल की आवाज़ उत्तेजना से कांप रही थी। माँ शारदा देवी ने धीरे से उठकर दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग की ओर इशारा किया। उसके पीछे एक छोटी सी लोहे की तिजोरी है, वही तुम्हारे बाबूजी का खजाना है। आदर्श ने फुर्ती से पेंटिंग हटाई। वहाँ एक छोटी सी धंसी हुई तिजोरी थी। उसने कांपते हाथों से चाबी लगाई और ताला खुल गया। जैसे ही बारी दरवाजा खुला, आदर्श और निखिल की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर ना तो सोने के बिस्किट थे, ना नोटों की गड्डियाँ। वहाँ सिर्फ कुछ पुराने पत्थर और मिट्टी का एक छोटा सा मटका और एक लिफाफा रखा था। जी क्या मजाक! पत्थर! आदर्श ने गुस्से में एक पत्थर बाहर फेंका। निखिल ने जल्दी से वह लिफाफा खोला और तेज आवाज में पढ़ने लगा। मेरे लालची बेटो, अगर तुम जहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम लोगों ने माँ की सेवा के बदले लोटे हासिल कर लिए हैं। लेकिन याद रखना, ये पत्थर उन आंसुओं का बोझ है जो तुम्हारी माँ ने पिछले 2 महीने में शहर के उन कमरों में बहाए हैं। मटके के अंदर वह मिट्टी है जो गवाह है कि अभी ने मेरी और तुम्हारी माँ की सेवा बिना किसी लालच के की है। चिट्ठी में आगे लिखा था, मैंने इस पुश्तैनी घर और ज़मीन की वसीयत अभी के नाम बहुत पहले ही कर दी थी। जो बेटा माँ की गंदगी साफ करने और उसे 2 पल का सुख देने के बदले सौदा करता है, वह इस घर की एक ईंट का भी हकदार नहीं। ये खजाना उन लोगों के लिए था जो सेवा को बोझ समझते हैं। अभी को मैंने अपना आशीर्वाद और जे घर दिया है और तुम्हें जे पत्थर, ताकि तुम जीवन भर अपनी संकीर्ण मानसिकता का बोझ ढो सको। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। आदर्श की पत्नी नीलम और निखिल की पत्नी श्वेता के चेहरे पीले पड़ गए। करोड़ों का सपना एक पल में राख हो चुका था। अभी तूने हमें धोखा दिया, आदर्श चिल्लाया। मैंने नहीं भैया,
अवि ने नम आँखों से कहा, बाबूजी ने आपको एक मौका दिया था माँ को समझने का, पर आपने सिर्फ लोटे को समझा। आप लोग अब जा सकते हैं। माँ जहाँ मेरे पास सुकून से रहेगी। आदर्श और निखिल बिना पीछे मुड़े अपनी गाड़ियों में बैठकर धूल उड़ाते हुए शहर की तरफ भागे। उन्हें समझ आ गया था कि वसीयत में लिखी दौलत तो अवि को मिल गई, लेकिन वो तो अपनी माँ का प्यार और अपनी इंसानियत भी खो चुके थे। शारदा देवी ने अवि को गले लगा लिया। आज उस पुराने घर में असली खजाना गूंज रहा था, एक माँ का संतोष और एक बेटे का निस्वार्थ प्रेम। सो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं।